हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी। आप सभी का आरएनसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ एमसीक्यूज है, मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज, वो हमें मिले हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमें रिव्यू दिए, बताया कि सर ऐसे क्वेश्चन थे, उसके आधार पर हम उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। आइए करते हैं शुरू। A patient taking antipsychotic last 3 months and showing major behavior, neck stiffness and dysphagia। एक पेशेंट है जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ले रहा है लास्ट 3 मंथ से, और अब उसको मेजर बिहेवियर, नेक में स्टिफनेस आ रही है, डिस्फेजिया हो रहा है। तो क्या हो सकता है? उसके जो एमसीक्यूज थे उसमें क्या ऑप्शन थे वो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो अपन बात करते हैं कि साहब एंटीसाइकोटिक्स क्या होती है। पहले तो ये बात कर लेते हैं। चलिएगा बात करते हैं कि साहब एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स वो मेडिकेशन जो साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं साइकेट्री के अंदर, उनको देते हैं। पहली बात, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स क्या काम करती है? जो डोपामाइन का लेवल होता है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है, उसको मैनेज करने के लिए जो मेडिकेशन देते हैं वो होती है एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशन। कौन से रिसेप्टर पर काम करती है? ये डोपामाइन के ऊपर काम करती है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसीलिए अपन इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, एंटीसाइकोटिक के बारे में अपन बात करें, एंटीसाइकोटिक क्या होती है, इसलिए इसको बोलते हैं D2 ब्लॉकर्स। D2 ब्लॉकर्स बोलते हैं इसको। और इसको नया नाम होता है, वो होता है न्यूरोलेप्टिक भी बोलते हैं इसको। क्लियर? इसको बोलते हैं मेजर ट्रैंक्विलाइजर। मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं इसको। और क्वेश्चन ये आता है कि साहब मेजर ट्रैंक्विलाइजर अगर एंटीसाइकोटिक है तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर कौन है? तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर याद रखिएगा, वो होती है आपकी एंटी एंजाइटी, जिसको बोलते हैं सेडेटिव ड्रग्स। क्लियर? अब इसके दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी एटिपिकल, एक होती है टिपिकल। टिपिकल एंड ए टिपिकल। अब टिपिकल और एटिपिकल, इसके जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके आधार पर बताया गया है। इसका एक मेन कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम। जो टिपिकल है, जो ओल्ड वाली मेडिकेशन है उसे बोलते हैं टिपिकल। ओल्ड वाली मेडिकेशन ईपीएस द्वारा कोज करती है। इसमें एक मेन ड्रग्स होती है, वो होती है आपकी हेलोपेरिडोल। कौन सी? क्वेश्चन आया हुआ है कि साहब सबसे ज्यादा ईपीएस करने वाली मेडिकेशन कौन सी है, तो आपको बताना है कि साहब हेलोपेरिडोल है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो सबसे ज्यादा ईपीएस करती है। और बात करें ऐसा ईपीएस क्या होता है, ईपीएस के अंदर 5 टाइप के सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है वो होता है आपका अक्थेसिया, एकाथेसिया। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट वॉकिंग एंड टॉकिंग शो करता है। पेशेंट इधर उधर घूमता रहता है, बातें करता रहता है। ठीक, पेशेंट एक जगह बैठ नहीं पाता है। क्वेश्चन आता है कि साहब ईपीएस में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो आप कह सकते हो अक्थेसिया होता है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईपीएस होता है। ठीक, दूसरी बात करें होता है आपका डिस्टोनिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब सबसे जल्दी होता है कौन सा होता है? डिस्टोनिया होता है। इसमें क्या होती है, जो मसल स्ट्रॉन्ग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और सबसे अर्ली अगर पूछा जाए कौन सा होता है तो डिस्टोनिया होता है। ठीक, इसके बाद पूछा जाए कि सबसे लेट कौन सा होता है, तो अपन कह सकते हैं ट्रेड्यू डिस्काइनेजिया होता है। एक ईपीएस में टोटल 5 होते हैं, 5 में से पहला अक्टीसिया हो गया, दूसरा डिस्टोनिया, तीसरा ट्रेड्यू डिस्काइनेजिया सबसे लेट होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी मसल्स नेक होती है, नेक वाली मसल्स है, इसके अंदर क्या होती है, स्टिफनेस आ जाती है। पेशेंट एक साइड में सो बोलते हैं टॉर्टिकुलस वगैरह, मसल्स एक साइड में पूरी घूम जाती है और डिस्पीजिया वगैरह शो करता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रहा है, उसमें नेक में स्टिफनेस आ रही है और डिस्पीजिया हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर ऑप्शन में ईपीएस था तो ईपीएस आंसर रहेगा। अगर ईपीएस में भी पूछा जाए कि कौन सा है, तो आप कह सकते हो ट्रेडियो डिस्काइनेजिया। ठीक, अब बात करें अपन ईपीएस के 5 सिम्टम, पहला अक्टीसिया हो गया, डिस्पीजिया हो गया, ट्रेडियो डिस्काइनेजिया हो गया। नेक्स्ट होता है आपका सुडो पार्किंसनिज्म। सुडो पार्किंसनिज्म मतलब इसमें पार्किंसन जैसे सिम्टम आते हैं, जैसे ट्रिमर है, रिजिडिटी है, ठीक, ड्रूलिंग है, इस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो सुडो पार्किंसन में देखने को मिलते हैं। और लास्ट होता है वो होता है आपका एमएनएस, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। सबसे सीरियस पूछा जाएगा, सबसे सीरियस कौन सा होता है, तो आप कह सकते हो एमएनएस सबसे सीरियस होता है। सबसे जल्दी कौन सा होता है? डिस्टोनिया होता है। सबसे लेट कौन सा होता है? ट्रेडियो डिस्काइनेजिया होता है। और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? वो होता है आपका अक्थेसिया। क्लियर बच्चों? ये किसके कारण होता है? हेलोपेरिडोल मेडिकेशन होती है टिपिकल की। टिपिकल को बोलते हैं ओल्ड एंटीसाइकोटिक्स और एटिपिकल को बोलते हैं न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स। तो आप पूछ सकते हो कि साहब
जब ओल्ड से ईपीएस से सिम्टम आ रहे हैं तो न्यू में कोई कॉम्प्लिकेशन होंगे, बिल्कुल न्यू के एग्जांपल होते हैं आपके ओलेंजापाइन्स एंड क्लोंजेपाइन्स। ओलेंजापाइन से हमेशा पेशेंट का वेट गेन होता है, इसीलिए पेशेंट का हमेशा वेट अपने को चेक करते रहना है। क्लोंजेपाइन से होता है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस में होता है तो अपने को क्या करना है, उस पेशेंट का सीबीसी कंटिन्यू चेक करवाते रहना है। क्लियर। एंटीसाइकोटिक के बारे में जो मोटा मोटी था हमने बता दिया आपको कि एंटीसाइकोटिक किस न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करती है, तो आप कह सकते हो डोपामाइन के ऊपर काम कर सकती है, इसलिए बोलते हैं D2 ब्लॉकर, न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं, मेजेटिक ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार होती है, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल को बोलते हैं ओल्ड एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल बोलते हैं न्यू एंटीसाइकोटिक्स। एटिपिकल की एक एलोपेरिडोल ड्रग्स होती है, वो सबसे ज्यादा ईपीएस कोज करती है। ईपीएस में 5 सिम्टम देखने को मिलते हैं, अक्टेशिया, डिस्टोनिया, टेरिडोसिकाइनेसिया, स्यूडोपार्किंसनिज्म और एमएनएस देखने को मिलता है। एमएनएस सबसे सीरियस होता है, टेरिडोसिकाइनेसिया जो सबसे लेट होता है, उसमें क्या होती है, मसल्स जो नेक की मसल्स होती है उसके अंदर आपका स्टिफनेस देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे जल्दी कौन सा होता है, सबसे जल्दी होता है वो होता है आपका डिस्टोनिया। और अक्टेशिया होता है सबसे मोस्ट कॉमन होता है, इसमें पेशेंट है वॉकिंग एंड टॉकिंग। ये हमारा पूरा था आज का एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं नॉन नर्सिंग के ऊपर। क्वेश्चन ये आया था कि फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। आपको इस जो एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के अंदर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी वो पता करनी थी। ठीक है, सीरीज ये थी 800, 750, 650, 500, 300 एंड नेक्स्ट क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने को सीक्वेंस सेट करनी है कि इनमें गैप कितना है। कई बार होता है मल्टीप्लाई होता है, जैसे 1, 3, 9, 81, ठीक है, मतलब 1, 3, 9, 81। ये इसका 3 यहाँ पर 27 कर दूं मैं आपको। ठीक है, तो 1 into 3, 3 into 3, 9, 9 into 3, 87, 27 into 3। तो ये होते हैं आपके मल्टीप्लाई। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस के बीच में कितना गैप है, 750 और 800 के बीच में 50 का, 650 और 750 के बीच में 100 का गैप है, 500 और 650 के बीच में 150 का गैप है, और 300 to 500 के बीच में 200 का गैप है। एक देख रहे होंगे आप यहाँ 50, 100, 150, 200। नेक्स्ट कितना हो सकता है, तो 50 का गैप है तो अपन कह सकते हैं नेक्स्ट होगा 250। इसका आंसर 250 नहीं होगा, लेकिन जो नेक्स्ट, जैसे अभी ये से 200 कम है तो नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो इससे 250 कम आएगी, क्योंकि आपको पता है ये से 50 कम, ये 100 कम, ये 150 मतलब 150 कम, ये 200 कम, ये 250 कम होगी। 300 में से अगर 250 अपन 300 में 250 निकाल लेंगे तो पीछे बचेंगे आपके 50। तो नेक्स्ट सीरीज जो होगी आपकी होगी 50। तो आंसर ए इज राइट आंसर। आपको ऐसे देखना है कि जैसे कोई मल्टीप्लेक्शन होता है, जैसे 1, 3, 9, 27 और 81, ऐसे कोई सीरीज आती है, उस सीरीज को आपको देखना है कि मल्टीप्लाई वाली है या फिर आ रही है 2, 4, 8। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या होगा, तो आपको देखना है कि ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, तो नेक्स्ट होगा 16, क्योंकि 2 का डबल 6, 6 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो आप उसमें देखना है कि नेक्स्ट सीरीज किस तरीके से बन रही, उस सीरीज को अपने को आगे देखना है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। राम एंड श्याम वर्क टुगेदर, राम और श्याम साथ काम करें और काम को कंप्लीट करें 6 दिन के अंदर, और सेम काम है और राम अकेला सिंगल राम फिनिश विद इन 12 डेज, और वो सेम काम राम अकेला करे तो 12 दिन पूरा करता है। तो फाइंड हाउ मच टाइम विल टेक श्याम, और श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बात करते हैं कि साहब राम प्लस श्याम दोनों मिलकर काम करें तो कब पूरा करेंगे, 4 दिन में। और अगर राम अकेला काम करेगा तो राम कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसमें लिखा हुआ है राम अकेला करेगा तो 12 दिन लेगा। वो पता किसका पूछा है कि श्याम कितने दिन में पूरा करेगा। पहले अपन बात करते हैं कि साहब एक दिन में कितना काम होगा। तो एक दिन में बात करें 1/12 तो राम काम कर देगा, प्लस 1 अब श्याम भी पता नहीं तो अपन मान लेते हैं x। ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू सेट करनी है एक दिन के अकॉर्डिंग, और काम कितना होगा, 4 दिन का काम एक दिन से काम होगा, 1/4 काम होगा। ठीक, ये सीक्वेंस होगी एक दिन का काम की। तो अपन अपने को क्या करना है, 1/x को इधर रहने देते हैं, इसमें से पूरे काम में से इसका माइनस कर लेते हैं तो पता लग जाएगा कि श्याम का कितना काम होगा। 1/4 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में कम करना है उसमें पूरे काम में से 1/12। इसका अपन ने लसअप कर लिया तो कितना है आपने 12 आएगा। ठीक है, 4 into 3 कितना होता है 12, तो 3, और 12 एक टाइम होगा तो 1। मतलब कि लसअप लेते हैं तो पहले 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 into 3 कितना होता है
12 होता है, और 12 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो एक टाइम ही होता है, ठीक। तो अब हो गया आपका 3 में से 1 गया, पीछे से 2, 2/12, ठीक। इसको काट दिया तो 1/6, एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी 1/6 आई है, ठीक है। तो 1/6 कह सकते हैं कि जो काम है 1/6 मतलब कि जो 6 है, 6 दिन में काम आपका श्याम पूरा करेगा। वो काम जो राम 12 दिन में काम करता है, श्याम उसी काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में पूरा होगा। श्याम राम अकेला करेगा तो 12 दिन होगा, श्याम अकेला करेगा तो 6 दिन में फिनिश कर लेगा। और ये पैटर्न आपके हो सकता है कि कुछ सीक्वेंस ऊपर हो सकती है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला सेट करना है एक दिन वाला। जो भी आपको दिया गया संख्या है उसको सेट करनी है 1 कितने दिन में काम कर रहा है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है बार बार, तो आपको दोनों काम मिलके कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, ये काम उसको छोड़ रहा है तो बीच में माइनस कर लेंगे, ठीक है। वो आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो सीक्वेंस सेट करनी है। अगर ये सीक्वेंस सेट करने में आप सक्सेस हो गए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लसअप पर लेके इसको सॉल्व करना है बाद में। क्लियर चलेगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन एनुअल एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 83 मार्क्स। एक वार्षिक जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें स्टूडेंट्स ने 83% बनाए हैं, और अगर मार्क्स की बात की जाए तो उसने टोटल मार्क्स प्राप्त किए हैं 1660, ठीक। और अब पूछा है देन फाउंड टोटल स्कोर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम के अंदर टोटल स्कोर कितना था वो पूछा है। तो अपन कह सकते हैं कि टोटल स्कोर x है, क्लियर, इनटू 83% परसेंटेज को हटाने का डिवाइड बाय 100 करते हैं। अगर ये टोटल स्कोर का निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 1660, 1660 आना चाहिए। 83% उसने बनाए। अपने को x की वैल्यू पता नहीं है तो x को रहने दे इधर, इसको भेज देते हैं सामने जाएगा तो हो जाएगा 1660 डिवाइड बाय 83 इनटू 100, क्योंकि आपको पता होगा आप जितनी मैथ्स पढ़ रखी होगी, जो यहाँ ऊपर होता है उनसे नीचे वाला वहां के ऊपर हो जाता है। तो अब इसको अपन कट करना है, कट किया तो 83 इंटू 2 166, मतलब 20 टाइम्स ये गया, मल्टीप्लाई 100 ये रहे पीछे, हो गया आपका 2000। इसका टोटल स्कोर होगा वो होगा 2000। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं कि साहब वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। क्वेश्चन ये आया था कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करता है। आप सभी को पता होगा 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो 2024 की जो थीम है वो थीम क्या है। याद रखिए माई हेल्थ माई राइट्स, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एडवांस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन उससे कोरिलेट किए हुए ही आ रहे हैं। तो आपको हेल्थ डे तो अब पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट 2024 की जो थीम है हेल्थ डे की, वो थीम क्या है। थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आया था एक ऑटोने साइन करके। ऑटोने साइन किसके लिए यूज किया जाता है, डीडीएस, डोलोमेंटल डिस्पेजिया ऑफ एप। एप के जो डिस्प्लेसमेंट होता है डोलोमेंट के दौरान, उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है ऑटोनिक टेस्ट बोलते हैं उसको। एक होता है बार्लो टेस्ट, दोनों एप के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, ऑटोनिक के अंदर जो आपका एप है, पेशेंट को, बच्चे को अपन सुपाइन पोजीशन लेटा करके, सुपाइन पोजीशन मतलब फ्लैट लेटा देंगे, और जो लेग से उसको अपन पुल अप करके बैकवर्ड की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, पहले करेंगे अपन अबडक्टेड एप व्हाइल लिफ्टिंग द ग्रेटर ट्रंकेटर। ग्रेटर ट्रंकेटर से पेशेंट को ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ उसको पुशिंग बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। उसके दौरान एक किक की साउंड आएगी, किसकी साउंड आएगी, किक की साउंड। और किक की साउंड बताती है कि साहब ये पॉजिटिव ऑर्डोनी साइन है। इसे सेम ऐसा कैसा होता है, वो होता है आपका बारदो टेस्ट बोलते हैं उसको। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट की जो एप होती है उसको पोस्टीरियरली पुशअप करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, अबडक्टेड करते हैं, मतलब कि दूर ले जाते हैं। पहले इसमें क्या कर रहे थे अपन, सॉरी याद रखिएगा, इसमें अबडक्टेड कर रहे हैं मतलब कि दूर ले जाकर। ऑटोनिक साइन में क्या कर रहे हैं, पेशेंट बच्चे का ये पैर अपन दूर ले जाकर के पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ अपन उसको पुश कर रहे थे। पुलिंग बैकवर्ड ट्राई टू डिसलोकेट एप, जो हिप में था। और इसमें क्या हो रहा है कि जो एग्जामिनर फील femoral head
आउट ऑफ द एसिटाबुलम। इसमें पेशेंट का जो हिप है वो अडक्टेड करना है। इसमें क्या कर रहे थे, अबडक्टेड, मतलब कि इसमें अपन दूर ले जाकर के कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं आप देख रहे होंगे पास ला करके अबडक्टेड कर रहे हैं। क्लियर? एग्जामिनर्स फील femoral head आउट ऑफ द एसिटाबुलम, और उसके बाद में स्लिप बैक कर देता है। ठीक है, फिंगर पुश फीमर फॉरवर्ड इनटू द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम की तरफ से देखो, ये आप देख रहे होंगे एसिटाबुलम की तरफ वो अपनी फिंगर को पुश कर रहा है। और इसमें क्या कर रहे हैं, पुलिंग बैकवर्ड ट्राई टू डिसलोकेट, मतलब कि नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है ये। आप इस इमेज को समझ सकते हो, बहुत कंफ्यूजिंग इमेज होती है। ऑटोनी साइन पूछ लिया है तो नेक्स्ट आपको बार्लो साइन पूछ सकता है, इसलिए आपको ऑटोनी और बार्लो में कंफ्यूजन नहीं होना है। और बार्लो का हमेशा ध्यान रखना है, नीचे की तरफ मतलब पीछे की तरफ पेशेंट को सुपाइन लेटाना है। और जैसे कि ये ऊपर दिखा रहा है बार्लो के अंदर, बार्लो में पीछे की तरफ पुश कर रहा है, जबकि ऑटोमी में क्या कर रहा है, अपडेटेड कर रहा है, मतलब कि बाहर ले जा करके फिर अंदर की तरफ वो धक्का लगा रहा है। ये तो पुशिंग बैकवर्ड कर रहा है, बार्लो बाहर से अंदर की तरफ पुशिंग बैकवर्ड ट्राई टू डिसलोकेट। और ऑटोनी में कर रहा है, ऑटोनी में अपडेटेड, दूर ले जा रहा है, दूर ले जा करके घुमा फिरा करके, जैसे ये देखो पहले बाहर लेके गया है, बाहर ले जा करके वापस इस तरीके से घुमा करके अंदर लेके आएगा, उसे बोलते हैं ऑटोनी साइन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑटोनी में बाहर ले जा करके घुमा करके अंदर लेके आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपडेटेड कर रहा है। ऑटोनी में अबडक्टेड है, जबकि आपका बार्लो में क्या होगा, अडक्टेड। अडक्टेड मतलब नजदीक से ही ये सीधा अंदर की तरफ पुश कर रहा है। इस इमेज में आप आराम से समझ सकते हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है बार्लो और ऑटोनी दोनों में क्या फर्क होता है। ऑटोनी में आप कह सकते हो कि साहब ऑटोनी मतलब बाहर से घूम फिर के वापस अंदर की तरफ आता है, और ये सीधा पुश कर रहा है अंदर की साइड। क्लियर? और यहाँ एक साइन आवाज आती है किक की, वो किक की साउंड बताती है कि ये पॉजिटिव है ऑटोनी साइन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कि साहब क्वेश्चन आया था आपके, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री इक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में प्री इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपको पता होगी। प्री इक्लेम्सिया में पूछा जाए तो आप कहोगे लेबेटालोल, लेबेटालोल ड्रग ऑफ चॉइस। पूछा जाए कि इक्लेम्सिया में कौन सी, खाली इक्लेम्सिया में पूछा जाए, इक्लेम्सिया मतलब कि प्रीक्लेम्सिया प्लस पेशेंट को सीजर आए, सीजर आने के केस को बोलते हैं इक्लेम्सिया। तो इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो आप कहोगे MgSO4। प्रेगनेंसी में पूछा जाए प्री इक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस लेबेटालोल है, और इक्लेम्सिया की पूछा जाए तो MgSO4 है। क्वेश्चन यहाँ आ जाए कि साहब MgSO4 इतने वक्त पेशेंट का क्या ध्यान रखना है कि साहब रेस्पिरेशन चेक करना है, और क्या ध्यान रखोगे, DTR डीप टेंशन रिफ्लेक्स अपने को चेक करना है। और क्वेश्चन ये आ जाए कि MgSO4 की ओवरडोज होगी, उसका एंटीडोट क्या होता है, तो आपको पता होगा इसका एंटीडोट क्या होगा, वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट ऑफ MgSO4। क्लियर? अब पूछा जाए कि ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन है तो प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम आती, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया है आपको प्री इक्लेम्सिया की तो नेक्स्ट कुछ भी पूछ सकता है। पूछा जाए कि मलेरिया है प्रेगनेंसी के अंदर तो ड्रग ऑफ चॉइस सेफ ड्रग्स कौन सी है, क्लोरोक्विन्स। और पूछा जाए कि एंटीकोगुलेंट्स कौन सी देनी है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हेपेरिन। वारफेरिन देनी, क्यों वारफेरिन के दौरान एक टेट्राजेनिक सिंड्रोम होता है, वारफेरिन एसोसिएटेड सिंड्रोम्स को बोलते हैं, टेट्रोजेनिक इफेक्ट डालती है। और एंटी हाइपरटेंसिव पूछा जाए तो लेबेटालोल जो अभी अपन ने बात कर ली, ठीक है। और ड्रग ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग में पूछा जाए तो डॉक्सिलामाइंस देते हैं। एनालिसिस के एसिटामिनोफेन। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऑफ चॉइस वो होती है लेमोट्रिजिन। ये ड्रग्स आप याद रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है प्रेगनेंसी में, ड्रग्स को सेफ माना गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एस्पेरेट डी क्रॉप्स क्या होता है। क्वेश्चन ये आया था एस्पेरेट डी क्रॉप्स मतलब ये जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं किसी चीज को, उनके चीज पहले से प्रेजेंट होता है, जैसे एफिशिया वगैरह, ठीक है, उसको उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं एस्पेरेट डी क्रॉप्स। द कॉमन एस्पेरेट एग्जिस्टेंस इन द मेंबर, मतलब वो पहले से उसके अंदर प्रेजेंट है ग्रुप, इंस्पायरिंग इथेंशिया डिविजन्स एंड स्ट्रॉन्ग रिगार्ड्स फॉर द ओनर ऑफ ग्रुप। उस ग्रुप के लिए कुछ भी इंस्पायर्ड होना वो पहले से प्रेजेंट है उस ग्रुप के अंदर, उसे बोलते हैं एस्पेरेट दी क्रॉप्स। ये आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपके मैच दी फॉलोइंग,
उसमें आपके विटामिन बी के नाम लिखे हुए थे, एक साइड में, इस साइड लिखा हुआ था विटामिन बी कौन सा है, सी कौन सा है, उसको आपको क्रॉस चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपको विटामिन नाम दे दे और पूछ दे डिसऑर्डर उससे कौन कौन से होते हैं। इसीलिए पूरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया हूँ आपके लिए, आप आराम से पढ़ सकते हो। जैसे विटामिन बी वन का नाम है आपका थियामिन, ठीक है। थियामिन की कमी से क्या होता है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, विटामिन बी वन की कमी होती है और उसको अपन बाहर से दो विटामिन अपन बाहर से प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्टेबल के रूप में अपन उसको प्रोवाइड करते हैं। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी कोज करता है इसकी कमी के कारण। दूसरा है विटामिन बी टू, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या करता है, जो आपकी जो सिक्स है मतलब लिप्स है, इसमें जो कट वगैरह लगते हैं उनको इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, सेलुलाइटिस, ग्लोसाइटिस, इन चीजों के अंदर सिलोसिस, क्रेकल्स इन लिप्स और एगुलर सेलाइटिस, ग्लोसाइटिस, इन चीजों से प्रिवेंट करने में बहुत रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री, इसको बोलते हैं नियासिन। इसकी कमी से होता है आपका पेलेग्रा। पेलेग्रा के अंदर 3 चीजें मिलती है। 3D क्वेश्चन आ रखा है, 3D किससे कमी देखने को मिलता है, नियासिन की कमी से। और क्या क्या होता है उसमें, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया देखने को मिलता है। और अभी जो लेटेस्ट है उसके अंदर एक और डी ऐड कर लिया गया, उसे बोलते हैं डेथ। 3D के बाद अगर 4D ऐड हुआ है उसे बोलते हैं डेथ। 3D के अंदर है डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। विटामिन बी5 जिसको बोलते हैं पेंटोथेलिक एसिड, उसकी कमी से क्या होगा, जो बॉडी के अंदर एक्नी होती है, एक्नी कोज करता है। विटामिन बी6 का बहुत बड़ा रोल है। अगर डोपामाइन ले रहा है लियोडोपा पार्किंसन में, तो विटामिन बी6, और जो एंटीट्यूबुलर मेडिकेशन ले रहा है तो विटामिन बी6 की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। विटामिन बी6 का नाम होता है पाइरिडॉक्सिन विटामिन, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, इसका कमी से डर्मेटाइटिस, ठीक है, पिंक आईज, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे एपिलेप्सी वगैरह कोज कर सकता है। विटामिन बी7 का नाम होता है ब्यूटिन्स, उसकी कमी से क्या होगा कि उसकी कमी से जो मेटाबॉलिक होते हैं वो डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, ठीक। विटामिन अडल्ट के अंदर जो हेयर है, नेल ग्रोथ है, ये भी कमी कर सकता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्फेंट को कोज कर सकते हैं। मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी कोज कर सकती है। नेक्स्ट है फोलेट, जिसको बोलते हैं फोलिक एसिड बी9, इसकी कमी से आपको पता होगा एनीमिया कोज होता है। और विटामिन बी12 साइलोकोबालामाइन बोलते हैं, कोबालामाइंस बोलते हैं, इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया कोज होता है। ये आपको पूरा ध्यान रखना है कौन सी विटामिन कमी से क्या होता है, पूरा एक प्लेटफॉर्म पे दे रखा है। आराम से इस चीज को आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज को आराम से पढ़ सकते हो, पूरा दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था फंडलाइट 8 अम्लाइकस। आपको पता होगा कि 12 वीक के बाद आपका जो यूट्रस है वो पहले कैविटी से बाहर आता है, ठीक है। 20 से लेके 24 के बीच में अम्लाइकस को क्रॉस कर करके 24 में कवर कर देता है, और अपन कह सकते हैं 22 वीक के ऊपर ये अम्लाइकस के अराउंड होता है। आपके ऑप्शन में क्या होता है, उसके ऊपर इसका आंसर डिसाइड होता है, ठीक है। और सबसे टॉप में होता है वो होता है 36 में, लेकिन याद रखिएगा 30 वीक और 40 वीक का लमसम लेवल बराबर ही रहता है, बिलो दी जिफर्ड प्रोसेस रहता है, जस्ट बिलो दी जिफर्ड प्रोसेस रहता है, वो रहता है 36। जिफर्ड प्रोसेस को कंप्लीटली उसके टच में आ जाता है वो होता है 36। और पेलिक ऑर्गन से बाहर कब आता है, तो आप कह सकते हो 12 वीक में ये पेलिक ऑर्गन से बाहर आता है। ये क्वेश्चन था प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी का प्राइमरी इंडिकेशन क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ। ईसीटी पूरी एक साथ में आप देख लीजिएगा। ईसीटी मेजर केस ऑफ सुसाइडल या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर इंडिकेशन होता है। पहली बात, डिप्रेशन वाले केस के अंदर ही इंडिकेशन है मोस्टली। और बात की जाए कब नहीं देनी है, जब आईसीपी बढ़ा हुआ होता है तब नहीं देते हैं। आईसीपी किस केस के अंदर ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और पूछा जाए कि ईसीटी के अंदर करंट कितना देते हैं, तो आप कह सकते हो 110 वोल्ट देते हैं। और पूछा जाए कि इसके किस टाइप का सीजर होता है, जनरलाइज्ड सीजर होता है, जिसको बोलता है टॉनिक एंड क्लॉनिक सीजर होते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 30 से लेकर 90 सेकंड का होता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर का, ठीक है।
इसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाए तो एक होता है आपका अमनेशिया। कौन सा होता है? रिट्रोग्रेड अमनेशिया कोज करता है। क्लियर? ईसीटी कब खोज हुई थी? आप कह सकते हो 1938 के अंदर। किसने खोज की? यूगो सडलेटी एंड लुसिनोबिनी ने खोज की थी इसकी। ईसीटी का पर्पस, ईसीटी का मेजर इंडिकेशन होता है मेजर सुसाइडल केस या फिर मेजर डिप्रेसिव केस के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। और ईसीटी के बाद कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है आपका रिट्रोग्रेड अमनेशिया। ये चीज याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। इसके बाद क्वेश्चन था आपका एंडोस्कोपी स्टरलाइज बाय। देखो एंडोस्कोप होता है ना, उसको स्टरलाइज करते हैं साइडेक्स के दौरान। अगर यही पूछा जाए कि कोई किसी स्टूडेंट बताया था कि सर एंडोस्कोप था और एक कोई बता रहे हैं कि सर कैथेटर था। अगर कैथेटर था तो उसका होगा गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के दौरान उसको स्टरल करते हैं। और अगर अब कैथेटर कौन सा फोलिस था, सेंट्रल लाइन कैथेटर था, क्या उसमें क्वेश्चन में क्या था वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता। हमने इसको जो स्टूडेंट्स बताया उसका आधार पर बताया। अगर एंडोस्कोप था, एंडोस्कोप को स्टरलाइज करते हैं अपन ग्लूटाल्डिहाइड साइडेक्स। अब पूछा जाए कि साइडेक्स ग्लूटाल्डिहाइड कितना परसेंट होता है? 2%। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन क्या कोज करता है? रिकेट्स कोज करता है। ये तो पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि अडल्ट में क्या करता है तो ऑस्टियोमालेशिया कोज करता है। ऑस्टियोमालेशिया जो बोन्स होती है उसमें सॉफ्टनिंग आ जाती है। और अगर पूछा जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है? मेनोपॉज की एज के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें बोन्स वीक हो जाती है। ऑस्टियोमालेशिया में क्या होता है? जो बोन्स है वो आपकी सॉफ्ट हो जाती है। और बोन्स अगर पूछा जाए कि स्पोरिंग मतलब कि बोन्स वीक कब होती है? वीक हो जाती है मेनोपॉज की स्टेज के अंदर। और रिकेट्स में क्या क्या देखने मिलता है कि फ्रीक्वेंट मसल्स क्रैम्प, उसमें बार बार मसल्स में क्रैम्प आएंगे। ठीक है? और क्रैम्प आएंगे, बोन्स कमजोर है तो फ्रैक्चर के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। इनकेस बोन फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। शॉर्ट देन एवरेज हाइट, जो हाइट से बच्चा उम्र से कम लगेगा। डेंटल कैविटीज बन जाएगी। फटीग, बोन और जॉइंट में पेन रहेगा एनी टाइम। एंजाइटी, हेयर लॉस होंगे। फ्रीक्वेंट इलनेस और वेट गेन रहेगा बच्चे को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्यूटिजन फीवर सीन इन। जो फीवर एक रेगुलर इंटरवल के बाद वापस आ जाए उसे बोलते हैं क्यूटिजन फीवर, जो मलेरिया में देखने को मिलता है। फीवर के रिलैप्सिंग फीवर होता है, इंटरमिटेंट फीवर होता है, कंटिन्यूस फीवर होता है। ठीक है? अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप का फीवर होता है। इस चीज को पढ़ ले, आपको स्टडी करनी है उसके बारे में। क्योंकि जो डीएसएसबी का पेपर आ रहा है वो बहुत बेसिक लेवल का आ रहा है। और बेसिक लेवल में आपको गलत करने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि इजी होता है और आप देखते हो मैं कर लूंगा, उस चक्कर में आप क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए इन वर्ड को आप इजीली लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं होता जितना वो आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका लॉजिक होता है। इसमें लॉजिक नहीं होता, इसमें डायरेक्ट आंसर का आंसर यही होना है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। एक जो हाथ बच्चे का जो रात को खाना खाते हैं, जो स्पून होता है आपका उस टाइप का बन जाए, वो कब देखने को मिलता है? रेडियस फ्रैक्चर में। कुलिज फ्रैक्चर नाम सबको पता है, कुलिज फ्रैक्चर, लेकिन इन्होंने एक नया नाम दे दिया डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। कुलिज फ्रैक्चर जो रेडियस की फ्रैक्चर होती है, ठीक है, अपर लिम्ब की जो फ्रैक्चर होता है उसका नाम देखने को मिलता है। जो आप देख रहे हो बच्चे का हाथ पूरा स्पून की तरह हो गया, बोलते हैं डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। एक क्वेश्चन आया था एपिस्टैक्सिस मैनेजमेंट पोजीशन। एपिस्टैक्सिस में क्या करना है? बच्चे को या फिर जो भी एडल्ट पर्सन है उसको लीन फॉरवर्ड पोजीशन देनी है, आगे तरफ झुका हुआ रहे। ठीक है? हेड टिल्ट करना है। और स्क्वेंस फर्मली अबोव द नोस्ट्रिल, जो कैंसर प्लेक्सस होता है आगे की तरफ टिप ऑफ नोज के ऊपर, उसको पिंच करना है नोस्ट्रिल के पीछे की तरफ। और एक सेम ऐसा मेथड होता है, उसे बोलते हैं ट्रोटर मेथड। मतलब इसमें क्या होता है, नोज को तो अपन ने क्या कर दिया पिंच, और माउथ से क्या लेना है, जो एक्सप्रेशन करना है माउथ से करना है, नोज को पिंच करके उसको बोलते हैं ट्रोटर मेथड। ट्रोटर मेथड बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन आता है सिमियन विनेट स्केल यूज फॉर। देखो सिमियन विनेट स्केल क्या होती है? जो बच्चे का आईक्यू लेवल होता है, पर्सन का आईक्यू होता है, आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट स्केल यूज की जाती है उसे बोलते हैं सिमियन स्केल। ये किसने दी है? अल्बर्ट विनेट ने दी थी साहब।
कब दी? सिमनियन विनेट स्केल 1905 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टू असेस द इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू लेवल वाज एम टू डिटेक्ट द सपोर्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, बच्चे की क्या नीड, उस नीड को जानने के लिए ये एक तरह की स्केल यूज की गई, टेस्ट किया गया। एक क्वेश्चन आया था, मीनिंग ऑफ स्पेरोनोलैक्टोन। स्पेरोनोलैक्टोन का मतलब क्या होता है? देखो पहली बात, ये कौन सी है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, मतलब हाइपोकैलिमिया में ये अपन दे सकते हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स है मतलब फ्लूइड ओवरलोड है और पोटेशियम में बॉडी में पोटेशियम की कमी है, तो ड्रग ऑफ चॉइस ये बन जाएगी आपके, क्योंकि बॉडी का फ्लूइड बाहर निकल जाएगा लेकिन पोटेशियम ये बाहर जाने देगी नहीं, तो आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल मेंटेन कर लेगी। तो अपन दे सकते हैं हार्ट फेलियर वगैरह के लिए दे सकते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स और एंड्रोजन ब्लॉकर। देखो एक होता है एल्डोस्टेरॉन, जो क्या करता है? सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है, और ये एंड्रोजन ब्लॉकर है। कॉमनली यूज्ड इन एक्ने, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलिमिया, क्योंकि पोटेशियम स्पेयरिंग है इसलिए दे सकते हैं। हाइपरटेंशन मतलब कि बॉडी के अंदर फ्लूइड को ये बाहर निकाल देगी, तो बीपी को नॉर्मल कर देगी। और हेल्प टू किडनी रिमूव फ्लूइड एंड साल्ट, बिल्कुल साल्ट और फ्लूइड को बाहर निकाल देगी, पोटेशियम को रख लेगी विदाउट लूजिंग पोटेशियम। वर्क ब्लॉकिंग एल्डोस्टेरॉन, मतलब कि जो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है सोडियम वाटर रिटेंशन, उसके काम को ये ब्लॉक कर देगा, तो उससे क्या होगा? सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा नहीं, वाटर बार सोडियम बार और पोटेशियम क्या रहेगा? अंदर रहेगा। रिड्यूस द लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड डीएचईए, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है उनके लेवल को क्या करता है? ये कम करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होगा, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा? सॉरी, टेस्टोस्टेरोन लेवल ये कम करेगा। अगर ज्यादा होगा तो क्या देखने को मिलेगा? पीसीओएस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन, ठीक है, एक्ने, ये सब देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे? और प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन का, और प्रोडक्शन से क्या देखने को मिलेंगे? ये सब देखने को मिलेंगे। अब ये आपका यूज करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो पीसीओएस के चांसेस कम हो गए, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के चांस कम हो गए, और एक्ने के भी चांस कम हो गए। और बीपी को ये क्या करता है? कम करेगा, ठीक। फ्लूइड बिल्डअप फ्रॉम लीवर डिजीज, तो लीवर डिजीज में फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है उसको भी कम कर देगा, और जो लो पोटेशियम है उसको ये क्या कर देगा? मैनेज कर देगा। इसीलिए स्पेरोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। क्लियर? एक क्वेश्चन आया था, हेलुसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, आप कह सकते हो हेलुसिनेशन डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। कौन सा डिसऑर्डर है? परसेप्शन का डिसऑर्डर है। अरे साहब ये क्या होता है कि जब कोई एक्स्ट्रा स्टिमुलाई है भी नहीं, फिर भी आपको लगे वहां कुछ लिखा हुआ है, वहां कोई खड़ा है, मेरे को आवाज लगा रहा है, मेरे पीछे आवाज आ रही है। अगर कानों में आवाज आए तो उसे बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ठीक। अगर कोई सामने दिखे तो बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशंस। मुंह में कुछ है नहीं फिर भी लगे कि टेस्ट आ रहा है, डिस्टेंशनरी हेलुसिनेशंस। अगर लगे कि बॉडी के ऊपर कुछ मेरे रेंग रहा है, उसे बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। कोकेन एब्यूज में देखने को मिलता है। और पूछा जाए कि सबसे मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशंस, उसे आप बोलोगे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। और पूछा जाए कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में कौन सा होता है, तो आप कहोगे विजुअल हेलुसिनेशंस। अरे साहब टेक्टाइल किसमें देखने को मिलता है? तो कोकेन एब्यूज में टेक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। किसमें? आपके कोकेन यूज में। कोकेन यूज वाले पेशेंट में देखने को क्या मिलता है? कोकेन यूज वाले में देखने को मिलता है टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। और ऑडिटरी के अलग टाइप होते हैं, एक होता है कमांड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, जिसमें पेशेंट को लगता है मुझे कोई कमांड दे रहा है। एक होता है सेकंड पर्सन हेलुसिनेशंस, पेशेंट उससे बात करेगा, आपको लगे किससे बात करो, सामने वो आदमी खड़ा से बात कर रहा है, जबकि होता कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमेशा इसमें क्या होगी? एब्सेंट। याद रखिएगा, एच मतलब है भी नहीं, फिर भी आपको है भी नहीं फिर भी लगे कुछ है नहीं, हेलुसिनेशन है नहीं। और इसका उल्टा होता है इल्यूजन, वो भी डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है। उसमें क्या होता है? उसमें साहब एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रस्सी पड़ी है, आपको क्या नजर आएगी? सांप। क्या नजर आएगी आपको? वो सांप नजर आएगी, उसे बोलते हैं आपका इल्यूजन। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन एज इल्यूजन। जबकि हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कुछ है नहीं फिर भी अगर आपको लगे तो होता है आपका हेलुसिनेशंस। क्लियर? और हेलुसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। क्वेश्चन ये आया था कि हेलुसिनेशन किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो आप कह सकते हो परसेप्शन का। इल्यूजन
किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो आप कहोगे। और इससे जुड़ता हुआ नाम एक आता है डेल्यूजन। डेल्यूजन इज डिसऑर्डर ऑफ थॉट। इसमें क्या होते हैं, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है, और पेशेंट को फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है कि साहब मेरे अंदर ये है। वो होता है आपका डेल्यूजन, वो होता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट। एक आया था क्वेश्चन, नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड पूछा था कि वैल्यू कितनी होती है। आप कह सकते हो लेस देन 20 ml होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड इससे बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर उसका प्रेशर बढ़ जाए उसे बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट मतलब कि उसका जो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज हो जाए उसे बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। और फ्लूइड लेवल बढ़ जाए उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और नॉर्मल लेवल होता है, वो होता है 5 से लेके 20 ml। किसका, पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो हार्ट की लेयर होती है उसके बाद जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का लेवल होता है 5 से लेके 20 ml तक हो सकता है। अगर फ्लूइड लेवल बढ़ रहा है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और अगर उससे प्रेशर बढ़ रहा है हार्ट के ऊपर उसे बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। चलिएगा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया था, क्लम्बिंग ऑफ फिंगर किसमें देखने को मिलती है। तो क्लम्बिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलती है क्रॉनिक हाइपोक्सिया के अंदर। क्रॉनिक हाइपोक्सिया ये ऑप्शन था तो आपका ये रहेगा। अगर ये नहीं था तो आप कह सकते हो कि साइनोटिक हार्ट डिजीज में, साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। अरे साहब इसकी सबसे बेस्ट कौन सी है, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी है, टॉप टेट्रालॉजी ऑफ कोलेट। अरे साहब इसमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो देखने को मिलता है हार्ट का होता है बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। बूट शेप हार्ट इसमें देखने को मिलता है, आप कह सकते हो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, 4 डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर। और ये किस टाइप का है, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है। जबकि ए साइनोटिक कौन कौन से होते हैं, एएसडी, वीएसडी, पीडीए, ये सब इसमें आते हैं ए साइनोटिक में। जबकि ये टॉप है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ये क्या होता है, साइनोटिक होता है। इसमें क्या होता है कि साहब जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो मिक्स हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड के साथ, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो कम होगी, तो लंबे समय तक ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, तो हो गया क्रॉनिक हाइपोक्सिया। क्रॉनिक हाइपोक्सिया का क्या होगा, तो आपकी फिंगर टिप है वो फूल करके बड़ी हो जाएगी, उसे बोलते हैं क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स। तो आपको कहना है कि क्लम्बिंग ऑफ फिंगर किसमें देखने को मिलती है, क्लम्बिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलती है आपके क्रॉनिक हाइपोक्सिया वाले केसेस के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर। एक क्वेश्चन आया था कि साहब यू वेव प्रोमिनेंट सीनियन, यू वेव किसमें देखने को मिलती है। तो इसका सीधा आंसर होता है कि साहब कब देखने को मिलती है, हाइपोकैलिमिया के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। हाइपोकैलिमिया के अंदर क्या होता है, यू वेव जो ये आपको दिख रही होगी, जैसे पी क्यू आर एस टी तक तो नॉर्मल है, ये एडिशनल यू वेव दिख रही है, ये किसमें देखने को मिलती है, हाइपोकैलिमिया। मतलब कि बोले तो पोटेशियम का लेवल लेस देन कितने से 3.5 से कम देखने होने पे यू वेव देखने को मिलती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एयर एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल सेक। जैसे कि आप एक्सर में देखा होगा, अगर एयर एक्यूमुलेट हो गई है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा निमोथोरैक्स। अगर इसकी जगह मैं बोलूँ कि ब्लड हो गया इकट्ठा, तो ब्लड होगा तो क्या होगा, हिमोथोरैक्स। और पस हो गया तो पायोथोरैक्स, ठीक है। लिम्फ हो गया तो चाइलोथोरैक्स। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। पस हो गया तो पायोथोरैक्स, ब्लड हो गया हिमोथोरैक्स, एयर हो गई तो निमोथोरैक्स। और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगर है निमोथोरैक्स, तो अगर फुल तरीके से भर गया उसे बोलते हैं टेंशन निमोथोरैक्स। टेंशन निमोथोरैक्स, टेंशन निमोथोरैक्स बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि साहब जो आपका लंग्स है पूरा फूल चुका है, और जब आप इसके ऊपर आस्कल्टेट करोगे लंग्स साउंड वो अपसेट होगी टेंशन निमोथोरैक्स के अंदर। और फिर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जो ट्रेकिया है आपकी, वो ट्रेकिया इधर से अगर प्रेशर पड़ेगा तो ट्रेकिया आपकी लेफ्ट साइड की ओर बेंड हो जाएगी, उसे बोलते हैं डेविएटेड ट्रेकिया। मतलब ट्रेकिया अपनी जो मिड लाइन से शिफ्ट हो जाएगी दूसरी साइड में, तो ट्रेकिया शिफ्ट हो जाती है। किसमें होती है, टेंशन निमोथोरैक्स में। मतलब कि जो प्रेशर के साथ। और अब बात करते हैं कि साहब आईसीडी कहाँ लगाओगे। अगर एयर है तो एयर हमेशा ऊपर रहती है, और फ्लूइड होते हैं जैसे हिमोथोरैक्स है और पायोथोरैक्स है उनसे रहते हैं। तो अगर हिमोथोरैक्स वाला केस है तो 7 और 8 रिब्स के अंदर लगाते हैं, और अगर एयर वाली बात है तो सेकंड रिब्स के आसपास अपन, क्योंकि एयर हमेशा ऊपर रहती है इसीलिए सेकंड रिब्स के अराउंड सेकंड रिब्स अपन लगाते हैं आईसीडी। और आपका हिमोथोरैक्स और
पायोथोरैक्स है मतलब फ्लूइड या फ्लूइड हमेशा नीचे रहता है, तो अपन इस पोर्शन में यहाँ लगाएंगे, 7 और 8 रिब्स के बीच में लगाएंगे, और निमो है तो ऊपर लगाएंगे क्योंकि एयर हमेशा ऊपर ही रहती है। क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाइम डिजीज कॉज्ड बाय। लाइम डिजीज किसके द्वारा होती है? एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो बोरेला बर्गेडोफेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होती है। और कौन कोज करता है? ये टिक्स के द्वारा होती है। क्वेश्चन ये आ रखा है भाई साहब, याद रखिएगा। लाइम डिजीज किसके द्वारा होती है? एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया नाम क्या है? बोरेलिया ग्रुप का होता है, बर्डोफेरी इसको बोलते हैं, ठीक है। कैसे होती है? ये टिक्स के डंक मारने के कारण ये टिक्स के द्वारा होती है। चलिएगा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया था कि साहब सेफ स्ट्रेटेजी किसके लिए होती है? तो आप कर सकते हो ट्रेकोमा के लिए सेफ स्ट्रेटेजी यूज की गई है। किसके लिए? ट्रेकोमा के लिए। अरे किसने दी साहब? WHO ने दी है। अरे करते ही क्या इसमें? सेफ का मतलब, इसका मतलब होता है सर्जरी, मतलब जो आई है ट्रेकोमा से प्रिवेंशन करने के लिए पहले एस फॉर सर्जरी इफ देयर इज ट्रिकसिस प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ब्लाइंडनेस ड्यू टू कॉर्नियर स्कैरिंग। तो कॉर्निया की स्कैरिंग हो जाएगी, उससे प्रिवेंट करने के लिए पहले आप सर्जरी को प्रीफर करो, ठीक है। सर्जरी अगर नहीं करने की कंडीशन नहीं है तो फिर आप उसको एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करो, ठीक है। एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक, और उसके बाद होता है फेस क्लीनिंग, और उसको फेस को हमेशा क्लीन रखो, जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा वो क्रिटिकल हो जाएगा। फेस क्लीनिंग, डिस्चार्ज एलिमिनेट एंड ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन, जितना जल्दी वो डिस्चार्ज आ रहा है उसको अपने को क्लीन रखना है। और इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन पिछले जो लास्ट एग्जाम में आया है सेफ, नेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि इसमें से सेफ का कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको रखना है सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीन और एनवायरमेंटल। SAFE सेफ स्ट्रेटजी किसके लिए होती है? ट्रेकोमा के लिए। किसने दी? ये सब दी है WHO ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था जेली लाइक स्टूल सीन इन इंटूसिसेप्शन। अरे साहब होता क्या इंटूसिसेप्शन? बात करते हैं इंटूसिसेप्शन, ओवरलैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की होती है वो ओवरलैपिंग हो जाती है, उसके कारण जो स्टूल है वो कैसे देखने को मिलता है? आपका जेली लाइक। अगर मेगा कॉलम है तो आपका स्टूल कैसा होगा? वो होगा रिबन लाइक। रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको अल्टरनेट पूछ रहे हैं, तो जेली लाइक पूछ लिया है तो नेक्स्ट रिबन लाइक के चांस बनते हैं। तो याद रखना आपको मेगा कॉलम बोलता है उसका। मेगा कॉलम में क्या देने को मिलता है? रिबन लाइक स्टूल। क्लियर? एक क्वेश्चन बताता है कि अल्ट्रेशन इन नॉर्मल आई, अगर नॉर्मल आई मिसअलाइनमेंट आई होगी उसे क्या बोलेंगे? तो आप कह सकते हो उसे बोलेंगे अपन स्ट्रैबिमस। मिसअलाइनमेंट ऑफ नॉर्मल आई, जो अलाइनमेंट है वो अगर ऊपर नीचे हो गया उसे बोलेंगे स्ट्रैबिमस, ठीक है। अब अलाइनमेंट तो पूछ लिया है, नेक्स्ट एग्जाम ये भी आ सकता है कि अगर आपका जो जैसे नॉर्मल आई है, इस आई के अंदर क्या हो रहा है? जो आपका पोर्शन है पूरा नीचे की तरफ है, आई पॉइंट डाउनवर्ड, उसे बोलते हैं हाइपोट्रोपिया, ठीक है। अगर ये पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं आई पॉइंट अपवर्ड हो जाए, उसे बोलते हैं हाइपरट्रोपिया। हाइपोट्रोपिया मतलब नीचे की तरफ, हाइपरट्रोपिया मतलब ऊपर की तरफ। एक्सट्रोट्रोपिया, इसमें क्या हो रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, आपका जो आई पॉइंट है वो बाहर की तरफ जाए, उसे बोलते हैं एक्सट्रोट्रोपिया। और ये पोर्शन है वो आपका अंदर की तरफ आ रहा है, इसे बोलते हैं इजोट्रोपिया, मतलब अंदर की तरफ आए, इनवर्ड आए, उसे बोलते हैं इजोट्रोपिया। बाहर जाए एक्सट्रोट्रोपिया, नीचे आए हाइपोट्रोपिया, और ऊपर जाए हाइपरट्रोपिया कहलाता है। क्योंकि स्टार भी मस्त उन्होंने पूछ लिया है। अब मिस अलाइनमेंट, ये सेरोटाइप बनते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है एंटीडोट ऑफ वारफेरिन, विटामिन के। क्वेश्चन है विटामिन के। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है। अगर पेशेंट वारफेरिन ले रहा है तो कौन सी डाइट अवॉइड करनी है? ग्रीन लीफ वेजिटेबल, क्योंकि ग्रीन लीफ में क्या होता है? विटामिन के होता है। अगर विटामिन के ले रहा है पेशेंट, वारफेरिन ले रहा है, ग्रीन लीफ को अपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसका एंटीडोट जा रहा है, उसका एक्शन वो कर नहीं पाएगा। चलेगा। पेशेंट अगर वारफेरिन ले रहा है तो उसके ब्लड रिपोर्टिंग क्या करवाएंगे? पीटी और INR आप उसकी रिपोर्टिंग करवाएंगे। इसकी जगह मैं कहूँ कि हिपेरिन की बात, क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट हिपेरिन बनता है,
हेपेरिन का एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट, और हेपेरिन ले रहा है तो अपने को कौन सा टेस्ट करवाना है, वो करवाना है एपीटीटी, हेपेरिन के लिए एपीटीटी और वारफेरिन के लिए पीटीआईएनआर, और हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट, हेपेरिन आईवी और वारफेरिन मेडिकेशन से। हेपेरिन सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी, जो अभी अपन ने पहले बात कर ली है, एंटीकोगुलेंट के तौर पे हेपेरिन सबसे सेफ ड्रग्स है। चलेगा नेक्स्ट, विच डिसऑर्डर इंक्लूड इन F72 F79 ICD-10। साइकेट्री के अंदर आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन आईसीडी का, क्लासिफिकेशन ICD-10 का क्लासिफिकेशन दे रखा है F00 से F99 तक, उसमें दे रखा है F70 से F79, सॉरी F79 तक क्या आएगा, इसमें आएगा आपका मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर में कौन सा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन आएगा। याद रखिएगा मेंटल रिटार्डेशन याद रखने की टेक्निक, एमआर कब स्टार्ट होता है, जब आपका आईक्यू लेवल लेस देन 70 होता है। तो 70 से 70 याद रहेगा बच्चों, रहेगा कि जब 70 से सॉरी F70 से F79 तक आपका एमआर आता है, आईक्यू लेवल लेस देन 70 है तो आप एमआर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी 4 कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। मतलब कि जो आपका आईक्यू लेवल 51 से लेके 70 तक है वो है माइल्ड। माइल्ड वाले को आप एजुकेट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे कम होगा आईक्यू, वैसे डिपेंडेंसी आ जाएगी। इसको आप एजुकेट करोगे तो भी वो काम हो जाएगा, इसको आप थोड़ा बहुत ट्रेन करोगे तो काम हल्का सी डिपेंडेंसी हो जाएगी। इसमें होता है आपका 36 to 50 और ये होता है 21 to 35 और लेस देन 20 आपका प्रोफाउंड में आ जाता है आईक्यू लेवल, मतलब है मेंटल रिटार्डेशन। एक थेरेपी साइकोथेरेपी यूज की जाती है मेंटल रिटार्डेशन में, याद रखिएगा, उसे बोलते हैं रेस्पॉन्स शेपिंग। साइकोथेरेपी रेस्पॉन्स शेपिंग किसमें की जाती है, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर एक साइकोथेरेपी यूज करते हैं, उसे बोलते हैं रेस्पॉन्स शेपिंग। मतलब पेशेंट उसका रेस्पॉन्स क्या करता है वो चीज देखी जाती है, वो किसमें की जाती है, वो देखी जाती है एमआर के अंदर, रेस्पॉन्स शेपिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉग क्या पूछा गया था, शायद क्वेश्चन में ये था कि 5 से 9 दिन में क्या होता है, या फिर पूछा गया था कि सीरियस ड्रेनेज हो रहा है वो कब देखने को मिलता है। अपन लोग क्या पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस टाइप का आएगा वो तो एग्जामिनर ही जाने, लेकिन अपने को उसका अल्टरनेट ध्यान रखना है। ये याद रखिएगा। सबसे पहला होता है लॉकिया रूब्रा, फर्स्ट 4 डेज के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड जैसा होता है, प्योर ब्लड होता है, मोस्ट ऑफ ब्लड होता है, रेड कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ ब्लड्स। नेक्स्ट है लॉकिया सिरोसा, जो कि 5 से लेकर 9 दिन तक होता है, क्लियरली ब्राउनी डिस्चार्ज कंटेंट लेस ब्लड मोर सीरम। तो आपका ब्लड कम है तो कलर चेंज हो गया, लाइट हो गया, मतलब कि ब्राउन कलर हो गया है। और लास्ट होता है लॉकिया अल्बा, जो 10 से लेकर 15 दिन तक होता है, पूरा क्रीमी कलर होता है। अब क्वेश्चन क्या था वो तो एग्जामिनर ने दिया था, स्टूडेंट ने मेरे को ये बताया कि सर लॉकिया क्वेश्चन था, टाइप ऑफ लॉकिया क्वेश्चन था, उसके अंदर कोई बता रहा है कि रेड था, तो रेड है तो आप आंसर हो जाएगा रूब्रा। ठीक है, याद रखिए ट्रिक RSA, रूब्रा, सिरोसा और अल्बा। अल्बा मतलब व्हाइटिश, मतलब क्रीमी कलर, और सिरोसा मतलब सीरियस फ्लूइड जैसा है, और ये पूरा आर से रेड, याद रखिएगा RSA, पहले रूब्रा फिर सिरोसा फिर अल्बा। ये क्वेश्चन था वेरासिटी मींस, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं। वेरासिटी का मतलब होता है किसी को ट्रुथ कहना, ट्रुथ मतलब सत्य, सही कहना वो क्या होता है आपका वेरासिटी। ठीक है, और क्या कहते हैं फेथफुली नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है फेथ, मतलब आपने जिसको प्रॉमिस किया है, वादा किया है वो निभाना है, वो होता है फेथफुली। चलेगा, एक क्वेश्चन आया था पेरिनियल टीयर को लेकर के कि कौन सी डिग्री का पेरिनियल टीयर है। तो बात कर लेते हैं, अगर जो पेरिनियल टीयर है वेजिनल म्यूकोसा तक की है, ठीक है,
मतलब यहाँ से लेके वेजिनल म्यूकोसा तक, उसे बोलते हैं ग्रेड 1। और पेरिनियल मसल्स इन्वॉल्व हो रही है वो ग्रेड 2 में आएगा। और एनल स्फिंक्टर पहुंच रहा है, ये देखो एनल स्फिंक्टर, वो होता है ग्रेड 3। और रेक्टम तक पहुंच गया, वो होता है ग्रेड 4। अब आपको देख लेना, आपको क्वेश्चन में क्या था वो आपने आंसर ढूंढ लेना। इसमें हमने आपके सामने चारों डिग्री रख ली है कि ग्रेड 1 में क्या होता है, ये जो वेजिनल म्यूकोसा तक रहे, और ग्रेड 2 में जो एनस मसल्स होती है वहां तक आ जाता है, ग्रेड 3 में एनस स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, और ग्रेड 4 के अंदर रेक्टम तक ही पहुंच जाता है। एक क्वेश्चन आता है एमटीपी एक्ट पास इन। एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट कब पास हुआ था? उसका आंसर है आपका 10 अगस्त 1971, 10 अगस्त 1971। एक क्वेश्चन आया था लाइसोसोम नॉन एज, आपने कहा होगा सुसाइडल बैग। जो सेल के अंदर था लाइसोसोम, उसका क्या क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सुसाइडल बैग कहा जाता है बच्चों। क्या होगा? सुसाइडल बैग। अगर नेक्स्ट ये पूछ ले कि प्रोटीन फैक्ट्री, तो आपको देना है प्रोटीन फैक्ट्री कौन होती है? वो होता है राइबोसोम। अगर पूछ जाए पावर हाउस ऑफ सेल का पावर हाउस कौन सा है? पावर हाउस, तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन उसका अल्टरनेट आया, तो ये ध्यान रखना है। पावर हाउस पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोटीन फैक्ट्री पूछे तो राइबोसोम, और लाइसोसोम तो आ चुका है, सुसाइडल बैग उसको अब बोलते हैं। क्लियर? चलेगा। एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था सेमनियस क्रेज, जो हाथ की जो लाइनें हैं, ये किसमें, देखो ये वाला दिख रहा होगा आपको, सेमनियस क्रेज शॉर्ट फिंगर्स, किसमें देखने मिलता है? वो देखने मिलता है आपका डाउन सिंड्रोम। अब क्वेश्चन में क्या था वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21, ट्राइसोमी 21, मतलब कि जो डाउन सिंड्रोम है 21 क्रोमोसोम है, उसमें ट्राइसोमी जाती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो याद रखिएगा 13 वाले को क्या बोलते हैं? 13 नंबर को पटाउ सिंड्रोम, 18 वाले को एडवार्ड सिंड्रोम, और 21 वाले को डाउन सिंड्रोम। यार मैं ट्रिक बताता हूं, 13 को पटाने के लिए 18 वाला एडवर्ड हुआ, और 21 के साथ डाउन हो गया बंदा। 13 मतलब पटाउ सिंड्रोम, 18 एडवर्ड सिंड्रोम, और 21 वाला डाउन सिंड्रोम। ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो आईज है अबनॉर्मल होती है, और ये सिंड्रोम पूरे मैंने लिख रखे हैं, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। डाउन सिंड्रोम हर बार पूछा जाता है कि कौन सा क्रोमोसोम होता है 21, क्या होता है कि ट्राइसोमी हो जाती है 21 की, और सिमनियन क्रीज देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलती है? डाउन सिंड्रोम के अंदर। और जो कान नाक है वो अबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। नोज है वो फ्लैट हो जाता है, शॉर्ट हैंड, जो हाथ है वो छोटे हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं एकदम। ठीक है। व्हाइट स्पॉट्स कलर्स पार्ट्स ऑफ द आई के पास में वो जो व्हाइट स्पॉट होते हैं, स्मॉल हेड होता है, माइक्रोसिफिलिया हो जाते हैं। ठीक है। ये सब देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर। तो ये था आज का अपना पार्ट 1 DSSB का पेपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में और अपन बात करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन की। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।